Good morning everyone. Welcome back to my channel. Today I'm coming with a very interesting topic या फिर very important topic भी बोल सकते हैं as a rank of matrix. तो हम आज के वीडियो में will see what is the concept behind the rank of matrix. एक्चुअल में रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है और उसके बाद देखेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाली कैसे जाती है। अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास ए दिया हुआ है तो उसका ऑर्डर 3x3, 3x4 या 4x4 है तो उसकी रैंक कैसे निकाली जाती है। देयर आर टू वेज टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। पहले वे का नाम है इक्लॉन फॉर्म। किसी भी मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसकी रैंक निकाली जा सकती है और अनदर वे है टू कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स ए टू द नॉर्मल फॉर्म एंड देन फाइंड आउट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो इन दोनों वेज के बारे में भी हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक दैट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले समझते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारा जो हेडिंग है, लेट्स से कोई ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑफ रैंक आर। किसी भी ए मैट्रिक्स को आर रैंक का बोलेंगे, उसके लिए दो कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन इज दैट देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर। ए मैट्रिक्स का कम से कम एक माइनर होना चाहिए ऑफ ऑर्डर आर व्हिच डू नॉट वैनिश। व्हिच डू नॉट वैनिश, डू नॉट वैनिश का मतलब होता है वो माइनर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, राइट। वो माइनर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर में समझेंगे कि एक्चुअली माइनर होता क्या है ना। उसके बाद every minor of order r+1 और higher vanishes, मतलब r+1 और उसके ऊपर के जितने भी आएंगे वो वैनिश हो जाएंगे। तो लेट्स से यहां से आपने ले लिया कि r का जो माइनर है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, जो वैनिश नहीं हो रहा है, और इसकी वैल्यू लेट्स से 2 ले लो आप कि 2 ऑर्डर का 2x2 का एक माइनर इस a मैट्रिक्स के लिए वैनिश नहीं हो रहा है। बट उसके बाद क्या होनी चाहिए r+1, मतलब क्या r की वैल्यू अगर आपने 2 ले ली तो r+1 कितना हो जाएगा 3। तो 3 एंड इससे हायर, 3 और उससे हायर, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, एवरी माइनर ऑफ r+1, मतलब r की वैल्यू अगर आपने 2 ले ली है ना, 2 लेट्स से आपका एक 2x2 का एक माइनर है जो वैनिश नहीं हो रहा है, उसकी वैल्यू नॉन जीरो आ रही है तो उसकी रैंक तो 2 हो जाएगी। बट उससे ज्यादा के जो होंगे r+1 मतलब 2+1 दैट इज 3, या फिर उससे ज्यादा 3 4 5 6, वो जो भी माइनस होंगे सारे के सारे वैनिश होनी चाहिए। वैनिश होनी चाहिए मतलब क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं माइनर क्या होता है। लेट्स से एक 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं। हमारे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है, दैट इज अ मैट्रिक्स ए, जिसके मैंने एलिमेंट लिखे हुए हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो है, ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो ये 3x3 का माइनर है, तो इसके 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसके किस टाइप के माइनर बन सकता है। इसके माइनर सबसे बड़ा जो माइनर बनेगा नॉन जीरो दैट कैन बी 3x3। 3x3 के कितने माइनर बन सकते हैं, किसी भी चीज का माइनर मतलब क्या होता है, उसका डिटरमिनेंट। 3x3 का माइनर मतलब ही a का डिटरमिनेंट दैट इज गोइंग टू, है ना। तो a का डिटरमिनेंट इज नथिंग बट द माइनर ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। उसके बाद अगेन 2x2 के माइनर बन सकते हैं, 2x2 के माइनर बन सकते हैं, फिर उससे छोटे 1x1 के माइनर बन सकते हैं, 4x4 के भी माइनर बन सकते हैं। आपको ये दिख तो रहा है अभी जो है मैट्रिक्स ए है, ये अभी कितना दिख रहा है, 3x3 का दिख रहा है आपको, राइट। बट इसमें अगर आप एक जीरो वाला कॉलम ऐड कर दो और एक जीरो वाला रो ऐड कर दो तो इट इज गोइंग टू बी, उसमें कोई चेंजेस होने वाले नहीं है इसमें। तो a का 4x4 का भी माइनर बन जाएगा, मतलब ये जो 4x4 का अभी मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, इसका माइनर मतलब क्या, इसका डिटरमिनेंट। और अगर इसका आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो फॉर श्योर इसमें दिख रहा है एक रो है एक कॉलम, दोनों मतलब जीरो है, राइट। तो आपने पढ़ा हुआ डिटरमिनेंट के केस में किसी भी डिटरमिनेंट का अगर एक रो है एक कॉलम जीरो हो जाता है तो कंप्लीटली डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है। इसको 5x5 का भी बना सकते हैं। अगेन एक जीरो वाली रो ऐड कॉलम ऐड कर लीजिए, जीरो वाली रो ऐड कर लीजिए तो 5x5 का बन जाएगा। बट वो सारे माइनस जो निकालेंगे, उनका जो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो दे आर गोइंग टू बी जीरो। तो 4 या फिर हायर ऑर्डर 4x4 एंड हायर ऑर्डर, उनके माइनर्स क्या हो जाएंगे, माइनर्स मतलब डिटरमिनेंट्स आर गोइंग टू बी जीरो। तो सबसे बड़ा नॉन जीरो डिटरमिनेंट कौन सा आ सकता है हमारे पास, 3, दैट इज नथिंग बट द डिटरमिनेंट ऑफ ए। जो ओरिजिनल ए था उसका डिटरमिनेंट क्या, नॉन जीरो आने की पॉसिबिलिटी है कि 3x3 वाला जो डिटरमिनेंट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, जीरो। ये जीरो हो सकता है या फिर जीरो नहीं हो सकता, उस पे इसकी रैंक डिपेंड करेगी। तो हो सकता है एक केस कंसीडर कर लेते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज गोइंग टू बी जीरो, एंड एक अनदर केस कंसीडर कर लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब माइनर ऑफ ए इज नॉट गोइंग टू बी जीरो। तो अगर भाई साहब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया तो ऑब्वियसली हमारे पास 3x3 के कितने माइनर बन गए, इट इज गोइंग टू बी वन माइनर ओनली,
एक ही तो सबसे बड़ा डिफरेंट माइनर बन सकता है इसका। तो वही अगर 0 हो गया तो रैंक ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी, है ना। देखो क्या बोल रहा है कि ये वैनिश नहीं होना चाहिए, आर ऑर्डर का माइनर वैनिश नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो गया तो ये तो वैनिश हो रहा है, मतलब इससे छोटी रैंक होगी, राइट। तो ये एक केस हो गया। तो इस केस में जो रैंक ऑफ ए हो जाएगी दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी लेस देन 3। एक अनदर केस कंसीडर करें कि यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब ये जो 3x3 का मैट्रिक्स है इसका जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो ये 0 नहीं आ रहा है, मतलब माइनर वैनिश हो रहा है क्या, नहीं। बट थोड़ी देर पहले हम देखे 4x4 और उसके आगे के सारे माइनर क्या हो रहे हैं, वैनिश हो रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि r मतलब वैल्यू जब 3 लेंगे फॉर दिस डिटरमिनेंट तो वो वैनिश नहीं हो रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू बी वैनिश, बट उसके ऊपर के मतलब r+1 4x4 और उससे ज्यादा के सारे वैनिश हो रहे हैं। तो इस केस में रैंक ऑफ a कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 3। अगेन अभी मुझे बताइए 2x2 के कितने इसके माइनर बन सकते हैं, कितने डिफरेंट माइनर बन सकते हैं। 2x2 के इसके डिफरेंट 9 माइनर बन सकते हैं। जैसे a1 का माइनर निकालना है आपको तो आप a1 का क्या छोड़ दोगे, कॉलम छोड़ दोगे और a1 की रो छोड़ दोगे, तो ये 4 एलिमेंट बचे, एक माइनर बनाएंगे, राइट, जिसे मैं m11 बोल दूंगा। उसके बाद अगर इस एलिमेंट की बात करें, इस एलिमेंट के माइनर की बात करें तो उसका कॉलम के एलिमेंट छोड़ देंगे और रो के एलिमेंट छोड़ देंगे, तो b1 b3 c1 c3 ऐसा एक m12 माइनर बनेगा, राइट। वैसे ही m13 एक माइनर बन सकता है, m21 एक माइनर बन सकता है, एक m22 माइनर बन सकता है, m23 एक माइनर बन सकता है, m31 m32 एंड m33 ऐसे डिफरेंट टाइप के 9 2x2 के माइनर बन सकते हैं। तो ये किस केस में कंसीडर कर रहे हैं, अगर रैंक 3 होगी तो इससे आगे बढ़ने की तो जरूरत नहीं है, फिर 2x2 के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर का चाहिए। देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर r, कम से कम r हाईएस्ट ऑर्डर होना चाहिए, उसके लिए 0 हो रहा है तो वहां पे 0 नहीं हो रहा है, विच डू नॉट वैनिश, तो वहां पे तो 3x3 में तो वैनिश नहीं हो रहा। अगर वैनिश हो गया तो देन उसके बाद जब 2x2 के माइनर चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे लेट्स से m11 क्या क्या मतलब हो गया, m11 का मतलब हो गया कि b2 b3 c2 एंड c3। अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, ठीक है, ये अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो रैंक ऑफ a कितना हो जाएगा, मतलब ये 2x2 का माइनर वैनिश हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब रैंक ऑफ a इज गोइंग टू बी 2। बट रैंक ऑफ a 2 से कम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये जितने भी 9 माइनर्स है सबको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 1 चाहिए। तो 9 में से कम 1, 8 के 8 सारे 0 हो गए, बट 9वां अगर नॉन 0 रह गया तो अगेन इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, 2 हो जाएगी, है, राइट। बट अगर मैट्रिक्स की रैंक 2 से कम करनी है तो ये जितने भी माइनर्स है सबको क्या बनना पड़ेगा, 0 बनना पड़ेगा। अगर ये सारे के सारे माइनर 0 बन गए तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, विल बी लेस देन 2। रैंक ऑफ a विल बी लेस देन 2 नहीं होगी। तो रैंक ऑफ a अगर 2 नहीं होगी तो रैंक ऑफ a 1x1 के कितने माइनर बन सकते हैं, 1x1 के 9 माइनर्स बन सकते हैं, राइट, 9 माइनर्स बन सकते हैं। और मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये सारे नॉन जीरो एलिमेंट है। अगर नॉन जीरो एलिमेंट है, a1 का डिटरमिनेंट आप निकालोगे तो a1 ही आएगा, और a1 अगर नॉन जीरो है तो 1x1 का पहला माइनर क्या हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है, वैनिश नहीं हो रहा है। उसके ऊपर के हमने देख लिए केसेस 2b 3 पे वैनिश हो रहा है, तो इस केस में रैंक ऑफ a इज गोइंग टू बी 1। रैंक ऑफ a कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 1। तो कौन से वाले मैट्रिक्स में रैंक ऑफ a is going to be 0, कौन से ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है जिसमें रैंक 0 आ सकती है, तो इसका आंसर होगा नल मैट्रिक्स। क्योंकि नल मैट्रिक्स वॉइड मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स सेम टर्म्स है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0। तो आप कोई भी उसमें डिटरमिनेंट निकालिए, इवन 1x1 का डिटरमिनेंट निकालेंगे, माइनर निकालेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 0। अगर वो वैनिश सारे के सारे डिटरमिनेंट आपके वैनिश हो जाएंगे तो उसकी रैंक इज गोइंग टू बी 1। बट अगर कोई कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट है, यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स लोगे कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट है, तो उस मैट्रिक्स की रैंक कितनी रहेगी, कम से कम 1 रहेगी, है ना। तो 1 से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन कि कितने ज्यादा हायर ऑर्डर का जो माइनर है या फिर डिटरमिनेंट है वो 0 नहीं हो रहा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ब्राइटली हम डिफाइन कर सकते हैं, ब्राइटली द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एनी नॉन वैनिशिंग माइनर, लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एनी नॉन वैनिशिंग माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अगर पहला a का डिटरमिनेंट नॉट 0 हो जाए तो रैंक ऑफ a कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। बट 3 से ज्यादा इसकी रैंक हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि 4x4 का रैंक बनाने के लिए इसको 0 रो और 0 कॉलम ऐड करना पड़ेगा, और डिटरमिनेंट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी 0। तो दिस ऑल अबाउट कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स एक्चुअल में होता क्या है। अभी हम समझेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालते कैसे, है ना। तो सबसे पहली चीज होती है
टू कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इनटू द इक्लोन फॉर्म। गिवन मैट्रिक्स को क्या करना होता है, इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। पहला तरीका है इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके आप निकाल सकते हैं इक्लोन फॉर्म। तो इक्लोन फॉर्म इज नथिंग बट व्हाट, यूटीएम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, आप किसी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे आपका ये ए मैट्रिक्स है, इसका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या हो जाने चाहिए, जीरो हो जाने चाहिए। तो ये आपका जो मैट्रिक्स है ये कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर में बाद में एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। तो इसको लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, उसके नीचे के मतलब B1 C1 और C2 एलिमेंट जीरो हो जाने चाहिए। तो ये कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन हम B1 और C1 को जीरो बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ A1। तो आप जब भी किसी भी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर या इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको हमेशा रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने हैं, और रो ट्रांसफॉर्मेशन साथ यूज करने हैं कि आपके डायगोनल एलिमेंट को ही आपको यूज करना है टू मेक द बिलो एलिमेंट जीरो। मतलब B1 और C1 को अगर जीरो बनाना है तो आप A1 का यूज करेंगे, बट अगर C1 पॉसिबल है B1 से जीरो बनाना तो भी आप नहीं करेंगे, रो 2 का यूज नहीं करेंगे, आप जो सबसे ऊपर में डायगोनल एलिमेंट होगा उसका यूज करेंगे फॉर मेकिंग B1 एंड C1 जीरो। ठीक है, और C2 के ऊपर डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, B2, तो B2 है रो 2 में, तो C2 एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए आप रो 2 का ही इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर के A2 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो होता भी होगा तो वी विल नॉट यूज द रो 1, नहीं तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन गलत हो जाएंगे और आखिर में रैंक आएगी गलत। तो लेट्स से आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो आपका पहला A1 A2 और A3, उसके बाद ये दोनों एलिमेंट का आपको जीरो बनाना पड़ेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन के चक्कर में आपका B2 डैश बन जाएगा, मतलब उसकी कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये भी आपका B3 डैश बन जाएगा। यहाँ पे जो B2 डैश की मदद से इसको आप C2 को जीरो बना दोगे और देन C3 को आप जीरो बना दोगे। तो C3 को जीरो नहीं बनाओगे, C3 भी चेंज हो जाएगा। तो इक्लोन फॉर्म ये भी आप देख पाएंगे, जो डायगोनल है उसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो गए, तो ये आपका A मैट्रिक्स इज कन्वर्टेड टू द इक्लोन फॉर्म। यहां से समझेंगे हम कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे काउंट करते हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे देखने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इक्लोन फॉर्म से रैंक ऑफ मैट्रिक्स जब आपको निकालना है तो ये काउंट नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देखते हैं, नॉन जीरो रो की नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है इन द इक्लोन फॉर्म। तो भी मैंने बोला था कि ये सारे एलिमेंट नॉन जीरो है, तो अगर यहाँ पे ये C3 एलिमेंट नॉन जीरो आ गया, मतलब जीरो नहीं आया, तो यहाँ पे तीनों रो में कुछ ना कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो ये C3, अगर ये C3 जीरो नहीं हुआ, नॉन जीरो हुआ, तो थर्ड वाली रो भी क्या हो जाएगी, नॉन जीरो हो जाएगी। उस हिसाब से सेकंड वाली रो भी नॉन जीरो हो जाएगी और थर्ड वाली रो भी नॉन जीरो हो जाएगी। तो इस केस में रैंक ऑफ A इज गोइंग टू बी 3। बट कभी कभी हो सकता है कि ये हो गया पहला केस आपका, एक सेकंड केस एग्जिस्ट कर सकता है कि A आप जब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं टू द इक्लोन फॉर्म तो आपको ये ऐसे दिखे A1 A2 A3 0 B1 डैश B2 डैश एंड यहाँ पे C3 ना होते हुए C3 डैश नहीं होते एलिमेंट जीरो बन जाए। तो किसी भी अगर रो जीरो बन गई, सारे एलिमेंट जीरो बन गए, तो उस रो को बोला जाता है जीरो, उस रो को क्या बोला जाता है, जीरो। अगर वो जीरो रो बन गई तो नॉन जीरो रो तो नहीं बन पाएगी। तो आपके पास अभी इस फॉर्म में कितने नॉन जीरो रो बचे, ये पहली नॉन जीरो रो बची और ये सेकंड नॉन जीरो रो बची। तो इस केस में आपके पास नॉन जीरो रो कितने हैं, 2। तो रैंक ऑफ A इस केस में हो जाएगी 2। रैंक ऑफ A इस केस में कितना हो जाएगा, 2। अगेन एक और केस हो सकती है जहां पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैन बी अगेन लेस देन while making those elements zero। हो सकता है कि रो 2 के भी सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, रो 2 और रो 3 के एलिमेंट सारे जीरो हो जाए। तो A can be converted to such form A1 A2 A3 0 0 0 0 0 एंड 0। इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे थर्ड रो इज नथिंग बट द जीरो रो, ठीक है। सेकंड रो भी क्या हो जाएगी, जीरो रो। तो ओनली नॉन जीरो रो दैट वी हैव इज द फर्स्ट रो। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो यहाँ से रैंक ऑफ A इज गोइंग टू बी 1। तो ये सारा कंसेप्ट आपको एग्जांपल के थ्रू बेटर समझेगा। तो इक्लोन फॉर्म से इस तरीके से रैंक फाइंड आउट करते हैं। हम A को इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं उसमें कितने नॉन जीरो रो है। तो ये 3 केसेस कैन बी पॉसिबल है ना। अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स होता है तो 4x4 होता है तो 4 केसेस बन सकता है कि 4th रो, 3rd रो, 2nd रो,
फर्स्ट रो डिपेंडिंग ऑन कि कितने नॉन जीरो रो है, जितने नॉन जीरो रो रहेंगे उतने इसकी रैंक बन जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट रैंक ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद इस तरीके से रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं बाय इक्लॉन फॉर्म। सेकंड तरीका होता है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है नॉर्मल फॉर्म कैन बी डिस्क्राइब्ड एज IR0 या फिर सिंपली IR या फिर सिंपली व्हाट IR ऊपर रहेगा नीचे 0 रहेगा, और एक और तरीका होता है दैट इज IR000 where IR is nothing but identity matrix of order R। तो अगर आपके पास A मैट्रिक्स दिया है तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको कन्वर्ट करना है। तो लेट से ये आपने इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो इससे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना इजी होता है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनको 1 बनाते जाना है, और कॉलम उनके रिस्पेक्टिव जो कॉलम रो में एलिमेंट्स है, जैसे A1 के रो में A2 और A3 है, तो A1 को 1 बनाने के बाद A2 और A3 को 0 बना देंगे बाय द मींस ऑफ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको अगर इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, और उसके फर्दर आपको अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सेम जो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ वाला फॉर्म है उसको पकड़ेंगे, उसके डायगोनल एलिमेंट पहला डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाएंगे सबसे पहले, और फिर उसी के रो के एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के रो के एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, here is going to be A is equivalent to, हो सकता है कि ये 1 फिर ये 0 A0 बन जाए, फिर उसके बाद ये तो आपके पास 0 ही रहेगा, फिर ये B2 वाला जो रहेगा उसको 1 बना सकते हो आप, और फिर यहाँ पे B3 को विद द हेल्प ऑफ दिस वन बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इसको 0 बना सकते हैं, और फिर 0 0 और C3 डैश है उसको भी 1 बना सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके पास ये कितना 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम देखते हैं कि इसकी रैंक कितनी है, तो इसका जो हो जाएगा दैट इज I3 मतलब इसका ऑर्डर हो जाएगा 3x3 का मैट्रिक्स है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 का है, तो इसकी रैंक अभी हो जाएगी रैंक ऑफ A इज गोइंग टू बी 3, रैंक ऑफ A इन दिस केस इज गोइंग टू बी 3। इसके अलावा हो सकता है कि ये कन्वर्ट करते समय यहाँ पे 2x2 का ही आपके पास क्या बने, 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने, जैसे यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 0 0 0 1 0 0 0, यहाँ पे भी 0 बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं A इज इक्विवेलेंट टू एक 2x2 का I मैट्रिक्स बना है, फिर ये वाला एक मैट्रिक्स बना है यहाँ पे 0 वाला, तो नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। एक मैट्रिक्स बना है 0 और एक मैट्रिक्स बना है 0, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का बन रहा है, तो रैंक ऑफ A इज गोइंग टू बी 2 है। ठीक है, अगेन थर्ड केस, सेकंड केस हो गया, दिस इज द फर्स्ट केस। अगेन उसके बाद थर्ड केस एक हो सकता है कि यहाँ पे आइडेंटिटी यहाँ पे 1 है, ये 0 और सारे बाद में 0 बन जाए। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बन रहा है, इसको वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 1 0 0 एंड 0। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओनली 1 एलिमेंट है, तो रैंक ऑफ A इस केस में कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये सारा जब आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, बट इक्लॉन फॉर्म को फर्दर सॉल्व करते हुए। तो ये होता है आपका नॉर्मल फॉर्म, जिसमें आपको एक साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, और हो सकता है कि उसके साइड में कॉलम मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स बन जाए, रो वाला नीचे की रो 0 बन जाए, या फिर एक कॉलम यहाँ पे 0 बन गया, एक रो यहाँ पे 0 बन गया, और ये वाला एलिमेंट भी 0 बन गया। तो 2000 यहाँ पे जो 0 है, 2000 डिफिटिंग द नल मैट्रिक्स, ये भी 0 रहा है, 0 कॉलम बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मल फॉर्म से आपकी रैंक फाइंड आउट करते हैं। तो एग्जांपल जब समझेंगे तो आपको ये बेटर समझ में आएगा, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले फर्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग इक्लॉन फॉर्म। और इक्लॉन फॉर्म को पता होगा कि कोई मैट्रिक्स अगर A दिया हुआ है तो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना इज नथिंग बट द इक्लॉन फॉर्म, है ना। इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे तो इक्लॉन फॉर्म में हो जाएगा, और जब इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया तो उसमें नॉन जीरो रो काउंट करेंगे तो आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगी। तो जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रहेंगे उतना वो रहेगा। तो ये मैट्रिक्स देखिए आप, यहाँ पे 4 कॉलम्स है और यहाँ पे 4 रो है, राइट, लाइक दिस। तो यहाँ पे ये वाले मैं जो सर्कल्स कर रहा हूँ, दोज आर रिप्रेजेंटिंग द इस एलिमेंट इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स।
है ना। तो इसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या तरीका हो जाएगा, इसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना मतलब ये जो आपको डायगोनल एलिमेंट दिख रहे हैं इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स, ठीक है, इसके नीचे के जो भी एलिमेंट्स है, इतने जितने एलिमेंट्स है इनको जीरो बनाना है आपको, क्या करना है, जीरो बनाना है। तो ये वाला मैट्रिक्स इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इन तीनों एलिमेंट को जीरो बनाना है तो आप ये वाला जो डायगोनल एलिमेंट है बस उसका ही यूज करेंगे, उसके अलावा कोई और ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर आपको यहाँ पे 4 1 3 1 दिख रहा है, ये 3 से भी जीरो बनाया जा सकता है, बट आप ये 3 का R3 का यूज नहीं करेंगे, आप 1 का यूज करेंगे टू मेक दिस पर्टिकुलर एलिमेंट जीरो। इन तीनों एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए आप 1 का मतलब R1 का यूज करेंगे। सिमिलरली जब इन दोनों एलिमेंट को जीरो बनाना है तो उसके ऊपर का जो डायगोनल एलिमेंट है उसका ही यूज करेंगे, और ये वाला एलिमेंट जब जीरो बनाना है तो इसी डायगोनल एलिमेंट का हम यूज करेंगे, उसके ऊपर का एलिमेंट का उसको जीरो बनाने के लिए यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। जैसे आपको 4 है, इसको जीरो बनाना है विद द हेल्प ऑफ 1, तो R2 में आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। तो R2 में बेटा है 4, है ना, तो 4 कब जीरो बनेगा, 4 कब जीरो बना, जब उसमें से 4 माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई पे 1 कर दो, राइट, तभी तो है ना। इसको 1 से 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 4 बनेगा वो। तो ओके, तो 4 माइनस 4, तो यहाँ पे ये 4 कहां से आया, दैट कम्स फ्रॉम द R2, वो कहां से आ रहा है आपके पास, R2 से। R2 minus 4 into 1 is coming from R1, तो 4 into R1 ये आपका पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। R3 3 को जीरो बनाना है बेटा, 3 को जीरो बनाना है विद द हेल्प ऑफ 1, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 को जीरो बनाना है तो -3 करना पड़ेगा, और 3 into 1 कितना होता है 3, तो 3 - 3 यहाँ से जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पे R3 में आपके ट्रांसफॉर्मेशन लग जाएंगे R3 - 3 R1, ये 1 कम्स फ्रॉम अगेन R, ओके, 1 - 1 जीरो हो जाएगा, तो R4 माइनस R1 कर देंगे तो R4 वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो R4 माइनस R1 इज द लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी आर गोइंग टू यूज। उसके बाद देखिए जो A है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। जब भी हम रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद इक्वल टू का साइन नहीं यूज करते, वी यूज द साइन ऑफ इक्विवेलेंस, है ना। इक्विवेलेंस का साइन यूज करते हैं कि ये वाला जो A है इसके इक्विवेलेंस ये आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन करके। ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि किसी मैट्रिक्स में रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस करने से या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने से उस मैट्रिक्स की रैंक चेंज नहीं होती, इसलिए इस मैट्रिक्स की रैंक इक्वल टू इस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी, इसलिए हम इक्लॉन फॉर्म का यूज कर पाते हैं। चलो, तो R2 - 4 R1, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, पहले आप एक में ये करके देते हो, तो R2 के एलिमेंट लिख लीजिए, दैट इज 4 1 2 और फिर 1। ये R2 के एलिमेंट मैंने रो के कॉलम के फॉर्म में लिख लिए, फिर यहाँ पे क्या माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लिख लेते हो, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, 4 into R1 है तो सारी जगह पे 4 लिख लेता हूं मैं, तो 4, ठीक है। अभी R1, तो R1 के एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 - 4 ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 - 8 मतलब -7 हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 4 दैट इज 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 ये हो जाएगा 12, तो 1 - 12 मतलब -11। तो ये जो एलिमेंट्स आए मुझे नथिंग बट द एलिमेंट्स ऑफ R2 में ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया। R1 में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, तो R1 हम सबसे पहले जैसे कि वैसे लिखेंगे, और R2 के एलिमेंट आपने यहाँ से निकाल दिए, 0 -7 6 -11। इसके अलावा भी एक डायरेक्ट वे है, जैसे 4, इसको हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर जाओ, 4 into 1 4 हो जाएगा, तो 4 - 4 0, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 4 into 2 8, और इस 8 को 1 में से माइनस करोगे तो 1 - 8 दैट इज -7, फिर 4 into -1 दैट इज -4, तो 2 माइनस ऑफ -1 मतलब 2 + 4 दैट इज 6 आ जाएगा, और ये 4 into 3 दैट इज 12, तो 1 - 12 मतलब -11। तो इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वाले करता हूं। अभी क्या करना है आपको, 3 से मल्टीप्लाई करना है R1 को, तो 3 - 3 into 1 दैट इज 0 हो जाएगा। उसके बाद 3 into 2 6 -1, और ये -6 मतलब -7 हो जाएगा, फिर ये -3 3 into -1 दैट इज -3, और 1 माइनस ऑफ -3 मतलब 1 + 3 दैट इज 4, फिर उसके बाद ये 3 into 3 कितना आ जाएगा 9, तो 2 - 9, यहाँ माइनस का साइन है, तो 2 - 9 इज गोइंग टू बी -7। उसके बाद ये वाला एलिमेंट 0 बनाया था हमने,
तो 1 माइनस 1 0, मतलब R4 माइनस R1 है, तो 2 माइनस 2 अगेन ये वाला एलिमेंट भी 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद 0 माइनस और माइनस 1, मतलब 0 प्लस 1 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 माइनस 3 मतलब यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो पहला डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे के सारे एलिमेंट हमने 0 बना दिए। दूसरा डायगोनल एलिमेंट इज द 7। अभी इसके नीचे के एलिमेंट आपको 0 बनाना है, तो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट तो ऑलरेडी 0 है, तो इस -7 को 0 बनाना पड़ेगा। अगर -7 को 0 बनाना है तो -7 में से -7 माइनस करना पड़ेगा आपको, है ना। -7 में +7 करोगे तब 0 हो जाएगा। तो आपको R3 में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। अब तो R3 में क्या ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, देखिए -7 को अगर 0 बनाना है तो +7 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो इसके आगे एक माइनस लगाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस R2 हो जाएगा। तो R3 माइनस R2, ये देखिए -7 R3 की वैल्यू, फिर माइनस का साइन, फिर R2 की वैल्यू -7, ये हो जाएगा -7 + 7 = 0। इस वे से हम करें तो देखिए अभी क्या आएंगे आपका, यहाँ पे R1 और R4 में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो वो सारे के सारे एलिमेंट हम जैसे के वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पे आएगा पहला R1 दैट इज जैसे कि वैसे रहेगा। R2 में भी नो ट्रांसफॉर्मेशन, तो 0 -7 6 -11 जैसे कि वैसे। फिर 0 - 0 दैट इज 0, -7 माइनस और -7 मतलब -7 + 7 ये 0 हो जाएगा। फिर 1 4 - 6 दैट इज -2 हो जाएगा। -7 माइनस और -11 मतलब -7 + 11 हो जाएगा, दैट इज +4 आएगा यहाँ पे। फिर R4 में अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो R4 वाले एलिमेंट जैसे के वैसे लिखेंगे, ठीक है। ओके, नाउ देखिए अभी यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, इस एलिमेंट की वजह से ये वाला एलिमेंट, मतलब थर्ड डायगोनल एलिमेंट इज नथिंग बट दिस पर्टिकुलर वन, तो उसके नीचे वाला एलिमेंट मतलब 1 को 0 बनाना है, ठीक है। नाउ वी विल यूज द ट्रांसफॉर्मेशन। R4 में आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, मतलब रो 4 में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। क्या ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, 1 को 0 बनाना है। 1 को 0 बनाना तो -1 चाहिए आपको, और -1 किसके हद से चाहिए, -2 के हद से। तो यहाँ पे नीचे -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड कर दीजिए, बस खत्म। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये -2 कैंसिल हो जाएगा 1 मिनट में, ठीक है। 1 को 0 बनाना है तो -1 बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और अगर यहाँ पे -1 चाहिए तो एक काम कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, और सेम यहाँ पे -2 आना चाहिए, राइट। यहाँ पे अगर -2 आना चाहिए तो यहाँ पे भी -2 होना चाहिए। तो उस हिसाब से क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट शुड बी 1 + 1/2 इंटू -2। तो ये 1 कहाँ से आया, इट कम्स फ्रॉम R4। फिर ये प्लस का साइन देंगे 1/2 इंटू दैट इज -2 कम्स फ्रॉम दिस R3। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लगेगा। या फिर उसका उल्टा कर सकते हैं आप, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं R4 को, और फिर R3 + R4 + R3 कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। अनदर ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हैं, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 बन जाएगा, और यहाँ पे -2 है तो इन दोनों का एडिशन कर दोगे, +2 - 2 0 हो जाएगा। तो और में ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हैं R4 में, दैट इज R4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और में R3 में प्लस कर दीजिए, है ना। तो मैं ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता हूँ। देखिए अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सारे एलिमेंट में लिख देता हूँ, R4 के एलिमेंट लिख देता हूँ, दैट इज 0 0 1 और -2। इनको 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। इनको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स व्हाट वी हैव रिटन द ट्रांसफॉर्मेशन। फिर इनमें R3 के एलिमेंट ऐड करने हैं। R3 के एलिमेंट्स क्या है, दैट इज 0 0, फिर है -2 और फिर है 4। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा 0 + 0 0, ये भी 0 + 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे +2 और ये -2 ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 हो जाएगा, और ये +4 दैट इज अगेन 0। मतलब R4 is completely going to be 0 after this particular transformation। तो R4 के सारे एलिमेंट से आगे 0, तो R4 में हमने ट्रांसफॉर्मेशन था, तो A is going to be equivalent to what, R1 और R2 और R3 जैसे कि वैसे रहेगा, 1 2 -1 3 0 -7 6 -11, फिर आएगा 0 0 -2 4, और लास्ट की रो अभी निकाली थी हमने, वो सारे के सारे एलिमेंट क्या हो रहे थे, 0। तो आप देख पा रहे होंगे अभी जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स है उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 हो गए। मतलब दिस इज नथिंग बट योर व्हाट, इक्लॉन फॉर्म। दिस इज रिक्वायर्ड
इक्लोन फॉर्म। और इक्लोन फॉर्म से आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय इक्लोन फॉर्म इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्लोन फॉर्म। इक्लोन फॉर्म में क्या? नॉन जीरो रो कितने हैं? इस इक्लोन फॉर्म में जितने भी नॉन जीरो रो रहेंगे, जितने भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो रहेंगे, दैट इज नथिंग बट रैंक ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। तो आपका ए का रैंक क्या आ जाएगा? रैंक ऑफ ए इज गोइंग टू बी नॉन जीरो रो का मतलब क्या होता है? जिसके कम से कम कुछ एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए। अभी फोर्थ रो की बात करते हैं, उसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? जीरो। तो ये इसको ये रो जो को जीरो रो कहलाएगी या फिर उसको जीरो रो बोल सकते हैं। थर्ड रो में देखिए -2 और 4 दो नॉन जीरो एलिमेंट, और इस रो में कुछ ना कुछ नॉन जीरो एलिमेंट है, जिसको नॉन जीरो रो बोलेंगे। सिमिलरली सेकंड रो में रो भी होती है नॉन जीरो, और फर्स्ट रो में ऑब्वियसली सारे के सारे एलिमेंट नॉन जीरो है। तो कितने नॉन जीरो है? रो है 1 2 और 3। तो रैंक ऑफ ए इज गोइंग टू बी 3 बाय इक्लोन फॉर्म। तो रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप के आपके ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके आपको वहां तक पहुंचना है, इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और सिंपली आपको कितने नॉन जीरो रो है उतने काउंट करना है, और जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो रहेंगे उतने ही इस गिवन मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी? रैंक हो जाएगी, है ना। आई होप की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आज की वीडियो में हम जो प्रॉब्लम ले रहे हैं, दैट इज हमको रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है बाय रिड्यूसिंग द गिवन मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म। और आपको पता होगा नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स, जैसे ए मैट्रिक्स है, उसको कन्वर्ट करना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऑर्डर आर के, है ना। तो ऑर्डर आर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म। और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करने में जो भी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, तो उस ऑर्डर को बोला जाता है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो लेट्स से आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसमें आप देख पा रहे होंगे 3 कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स आर देयर एंड 3 रोज आर देयर, राइट। तो यहाँ पे जो ये डॉट्स वाले एलिमेंट्स हैं, वो आर द एलिमेंट्स। इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या? आपके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, और 1 नहीं हुए तो 0 हो सकते हैं, और उसके अलावा सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब इन एलिमेंट्स को छोड़ के सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इन तीनों एलिमेंट को क्या बना लेंगे? 0। तो इन दोनों एलिमेंट को विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट हम 0 बनाएंगे। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो ये आपका इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर ये वाला एलिमेंट 1 नहीं होगा तो उसको 1 कन्वर्ट कर लेंगे बाय जो भी यहाँ पे नंबर होगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। फिर ये पहले आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे फॉर मेकिंग दोज 2 एलिमेंट 0 और इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए। इसके बाद हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना चालू करेंगे, इसको 1 बनाएंगे, और इसके अलग से ये तो 0 है ऑलरेडी, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इन दोनों को 0 बना देंगे, है ना। इसको क्या बना देंगे? 0 बना देंगे। और उसके बाद इस वाले एलिमेंट को 1 बनाएंगे, इस वाले एलिमेंट को क्या बनाएंगे? 1, और उसके हेल्प से इस वाले एलिमेंट को 0 बना देंगे। अगेन सेम प्रोसीजर इसके साथ करेंगे। अगर यहाँ पे 0 होगा तो कोई बात नहीं है, और कोई भी एलिमेंट होगा तो उसको 1 बना देंगे। अगर ये 1 बन गया तो भी 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, और यहाँ पे 0 बना तो 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो जितने का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, दैट विल बी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय द नॉर्मल फॉर्म। तो ये होता है आपका नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो लेट्स गो विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। चलिए सबसे पहले विद द हेल्प, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, विद द हेल्प ऑफ दोस डायगोनल एलिमेंट उनके नीचे के एलिमेंट को 0 बनाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस 1 और 2 को 0 बनाना है, और ये 1 कहां पे? R2 में, मतलब रो 2 में है, तो रो 2 1 - 1 0 हो जाएगा, तो रो 2 माइनस रो 1, R2 माइनस R1 करेंगे तो 1 - 1 यहाँ वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। फिर R3 में 2 है, 2 को 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो R3 में जो ट्रांसफॉर्मेशन लगेंगे, दैट इज R3 - 2R1, राइट। 2 * 1 2 हो जाएगा, और 2 - 2 0। तो यहाँ से आपका A जो इक्विवेलेंट आ जाएगा, दैट इज रो 1 में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो रो 1 आपका 1 2 3 जैसे के वैसे रहेगा। उसके बाद रो 2 माइनस रो 1, तो 1 - 1 0, 4 - 2 दैट इज 2, फिर 2 - 3 दैट इज -1। उसके बाद R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना और R3 में से माइनस करना है, तो 2 * 1 2,
तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। फिर मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो 2 into 2 4 हो जाएगा और 6 minus 4 जो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा दैट इज गोइंग टू बी 2, और ये 2 into 3 6 और 5 minus 6 होता है -1, तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा। देन विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, इस एलिमेंट को आपको 0 बनाना है, तो यहाँ पे आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे 2 minus 2 0 हो जाएगा, तो R3 में आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने हैं दैट इज ये 0 बनने के बाद R3 में जो 2 है उसको R2 के 2 से माइनस कर दोगे तो 0 बन जाएगा, सिंपल बात। तो A इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा A इज इक्वल टू R1 और R2 में देयर आर नो ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये 1 2 3 जैसे के वैसे, रो 2 भी जैसे के वैसे, और ये अभी R3 में से R2 माइनस करेंगे तो 0 minus 0 दैट इज 0, 2 minus 2 दैट इज अगेन 0, -1 माइनस ऑफ -1 मतलब -1 और +1 दैट इज अगेन गोइंग टू बी 0। तो ये आपका इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एंड बाय इक्लॉन फॉर्म आप देख पा रहे कितने नॉन जीरो रो है, एक नॉन जीरो रो है, दो नॉन जीरो रो है, और यहाँ पे ये तो जीरो रो होगी, तो यहाँ से आप रैंक ऑफ ए क्या बोल सकते हैं दैट इज 2, बट कब, जब आपको इक्लॉन फॉर्म से फाइंड आउट करनी है, बट हमें अभी किससे फाइंड आउट करनी है, नॉर्मल फॉर्म से, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद नाउ यू कैन मूव वन विद व्हाट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले इस एलिमेंट को हमारा एजेंट नहीं होता 1 बनाने का, बट ये ऑलरेडी क्या है 1 है, तो इस 1 की वजह से हम क्या करेंगे, इन दोनों का भी 0 बनाएंगे, राइट, इन दोनों को 0 बनाएंगे। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं। चलिए अभी हम कॉलम ट्रांसफॉर्म, ये 1 कहां पे है, कॉलम 1 में है, और ये 2 कहां पे, कॉलम 2 में, तो कॉलम 2 में ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, तो 2 को 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 1, तो कॉलम 1 के 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 minus 2 into C1, राइट, कॉलम 1 2 से, और यहाँ पे 3 है, तो C3 में ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम 3 में है 3, तो C3 में आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे माइनस ये 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3C1। तो अगर यहाँ पे कॉलम 1 को आप जब मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हो तो एक ही एलिमेंट दिख रहा है, ये तो सारे 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे बीच में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, बट आपके चेंजेस कहां पे होंगे, बस यहाँ पे। एक बार आप इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे उसके बाद आप डायरेक्टली लिखना, यहाँ पे कॉलम 1 में नो ट्रांसफॉर्मेशन, तो कॉलम 1 जैसे कि वैसे रख दिया, कॉलम 2 में बस इसको 0 बनाने के लिए किया था, तो ये 0 कर दीजिए, बाकी सारे एलिमेंट जैसे कि वैसे लिख दीजिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों में 0 0 है, और यहाँ पे कॉलम 1 को 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करके हम 0 बना रहे, तो ये 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर तो 0 बन जाएंगे, और 2 minus 0 2 ही बचेगा, 0 minus 0 0 ही बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे ये एलिमेंट 0 बन जाएगा, फिर ए एलिमेंट -1 जैसे कि वैसे, और 1 0 जैसे कि वैसे। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, सेकंड डायगोनल एलिमेंट आपको क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड एलिमेंट क्या होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट 2 जो है ये 1 होना चाहिए, जो कौन से में, कॉलम 2 में, तो कॉलम 2 को हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे दैट इज कॉलम 2 डिवाइडेड बाय 2, कॉलम 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 0/2 0, 2/2 1 और 0/2 0, तो यहाँ पे a आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा, a will be equivalent to कॉलम 1 और कॉलम 3 में नो चेंजेस, तो 1 0 0 इज द फर्स्ट कॉलम, 0 -1 0 इज द सेकंड कॉलम, और यहाँ पे ये 0 आएगा, 2/2 इज 1, और ये फिर 0। अभी विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट उसके रो के एलिमेंट को 0 बनाना होता है, मतलब -1 को 0 बनाना है, तो -1 को 0 बनाने के लिए +1 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करेंगे, ये C3 में, कॉलम 3 में है -1, तो कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 कर देंगे तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कॉलम 1 और कॉलम 2 में नो ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो जैसे के वैसे रहेंगे, 0 1 0, और फिर ये 0 है आपका, 0 + 0 1 -1 + 1 दैट इज अगेन 0 हो जाएगा, और 0 + 0 0, तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो A इज नथिंग बट इक्विवेलेंस टू व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने का बना है, 2 क्रॉस 2 का, तो I2, फिर ये दो एलिमेंट एक नल मैट्रिक्स बनाएंगे, ये दो एलिमेंट एक नल मैट्रिक्स बनाएंगे, और एक दो एलिमेंट नल मैट्रिक्स बनाएंगे, तो इट इज आवर रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म, इट इज आवर रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म, राइट। और यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स मतलब कितने क्रॉस कितने का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ ए इज गोइंग टू बी व्हाट 2, रैंक ऑफ ए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि
आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बना है 2 का, 2 क्रॉस 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे बना हुआ है, बाकी सब 0 है। यहाँ पे भी हमने सेम इक्लोन फॉर्म से फाइंड आउट किया था इस स्टेप में, रैंक ऑफ ए कितना आ रहा था 2, तो अब इक्लोन फॉर्म से और उससे भी रैंक इज गोइंग टू बी सेम। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कभी चेंज नहीं होता, बट ये दो डिफरेंट तरीके हैं निकालने के, आप इक्लोन फॉर्म से भी निकाल सकते हैं और नॉर्मल फॉर्म से, बट इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको नॉर्मल फॉर्म से पूछा हुआ है, तो आप इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज योर नॉर्मल फॉर्म। और इसमें आप देखेंगे कि कितने क्रॉस कितने का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना हुआ है, और जितने क्रॉस जितने का मतलब यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना हुआ था, तो 2 क्रॉस 2 मतलब 2 उसकी रैंक हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। Thank you so much for watching my video and please like my video, also share my video with जिसको इसकी नीड है, and please comment on video so that other viewers can know कि वीडियो कैसा है ना, और मैं भी खुद समझ पाऊँ कि वीडियो कैसा है। And also please subscribe my channel अगर आपने अभी तक नहीं किया। Thank you so much for watching my video.